बराबर होने जा रहा है? देखिए राजू जी, अटल जी और नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग तुलना करें तो आइडियोलॉजी एक है, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी और संघ की आइडियोलॉजी को बिलोंग करने के बावजूद उनके भीतर वो फासिस्ट व्यक्तित्व नहीं था। अटल जी कम से कम इंडिया शाइनिंग के उस बैनर तले चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से उन्होंने कमजोर नहीं किया था। चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और जो और बातें हो रही हैं, तो हम सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट के कितने पूर्व जज क्या डिसीजन करके गए और कहां पहुंचे, ये भी हम लोग देख रहे हैं। यहां एक अधिकारी को बीआरएस दिलवाया जाता है, उसको चुनाव आयोग में ले आया जाता है। तो संवैधानिक संस्थाओं को बेहद कमजोर किया जा चुका है। अब ये कहने में हमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जिस बात को कह रहे थे 2002 में कि वही कर रहा हूं, मुझे लगता है कि दोनों के समझने में अंतर था या समझाने में अंतर था। अटल बिहारी वाजपेयी के राजधर्म का मतलब था लोकतंत्र का धर्म, भारत का राजधर्म, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए राजधर्म था हिंदू धर्म, हिंदू राज का धर्म। और इसलिए वो डंके की चोट पे कह रहे थे कि वही तो कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने वो किया और आगे भी वो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। निश्चित रूप से आज एक तरफ तो संवैधानिक संस्थाएं बेहद कमजोर हैं और नरेंद्र मोदी का पूरा व्यक्तित्व, अब आप देखिए उस पार्टी में कौन है मोदी जी के बाद। कम से कम उस समय 3 बड़े नाम हुआ करते थे, अटल जी के साथ आडवाणी जी, जोशी जी, और भी लंबी फेहरिस्त होती थी जिसमें खुद नरेंद्र मोदी थे। नौजवान नेताओं की एक पीढ़ी थी पूरी। लेकिन आज आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि मंत्रालयों में जो बैठे हुए लोग हैं वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, या कितने मंत्री हम लोग जानते हैं ठीक ढंग से। एक विदेश मंत्री के हालात क्या है, वित्त मंत्री किस तरह का बयान देती हैं, और जो भी योजना है, जो भी नीतियां बनती हैं, उस पर उनकी भूमिका है कुछ कि नहीं है, ये भी संदेह में है। दूसरी तरफ आज की अगर तारीख में आप देखें तो नरेंद्र मोदी वो पूरा झूठ का, छल का, इस सब का सहारा लेते हैं। डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि जुमला था, उनके ही गृह मंत्री ने बाद में कहा कि 15 लाख वाला वो जुमला था। तो अब जो राजनीति है वो बहुत झूठ पर आधारित है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी पिछले कई महीनों से जो बातें कह रहे हैं वो निश्चित रूप से बाजी पलट ही नहीं रही है, बीजेपी को बहुत मुश्किल में डाल रही। मसलन राहुल गांधी जिस बात को कह रहे थे कि देश में जीएसटी और नोटबंदी के बाद आर्थिक हालात बहुत बर्बाद हो रहे हैं और उसमें जो हमारा लघु मध्यम उद्योग है और जो छोटा व्यापारी है वो बहुत परेशान है। आउटलुक की एक खबर मैं आज ही देख रहा था, पिछले कई सालों में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई सर्वे आया होगा कि जब किसानों की आत्महत्या से ज्यादा कारोबारी आत्महत्या कर रहे हैं। इन 2 साल में आंकड़े आप देखिए, 2020 में 11,716 कारोबारियों ने आत्महत्या की है, जबकि किसानों ने 10,677। ये एनसीआरबी के आंकड़े एक बता रहा हूं मैं कि ये तो सब रिपोर्ट कितने होते हैं ये भी हम लोग जानते हैं। 2021 में कारोबारियों की आत्महत्या जो हुई है उसमें 12,055 मामले दर्ज हुए और उसकी जगह पर किसानों की जो आत्महत्या है वो 10,881 है। माने बढ़े दोनों हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि जब कारोबारी ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। और ये कारोबारी कौन है, मैं अगर थोड़ा सा सामाजिक जो राजनीति है उस पर अगर बात करूं तो बीजेपी को तो सबसे पहले बनिया लोगों की पार्टी माना जाता था, और वो बनिया क्लास जो बीजेपी के शुरुआती दौर से उसका सपोर्टर है, उसको वोट ही नहीं करता है, उसको धन भी उपलब्ध कराता है,
वो बढ़िया कारोबारी संगठन हो सकती है क्या कि जब चारों तरफ महंगाई है और उस समय भी 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दे, जो सीधे जन सामान्य से जुड़ा हुआ मसला है। आपने पूंजीपतियों पर टैक्स बढ़ा दिया होता तो चलता, हायर मिडिल क्लास पे अगर थोड़ा सा बढ़ाया होता तो भी एक बार चल जाता, लेकिन ये तो मुद्दा सीधा आम आदमी और लोअर मिडिल क्लास पर जो विपदा है उस पर सीधा पड़ रहा है। नौजवानों के हालात क्या है, एक तरफ लाठी चल रही है, नौकरियां आपने खत्म कर दी हैं, और दूसरी तरफ आप उनको शिक्षण संस्थानों से भी, क्योंकि वहां भी फंड नहीं है, वजीफे नहीं है, आप लगातार जो फीस है वो वृद्धि करते चले जा रहे हैं। तो आखिर इस जनता को आप बनाना क्या चाहते हैं? केवल उसको लाठी लेकर के हाँकना चाहते हैं, एक सस्ता लेबर बनाना चाहते हैं। और सस्ता लेबर किसके लिए? अंबानी और अडानी के लिए, ताकि 300 रुपए में वो वहां मजदूर बने और 300 रुपए में आपका झंडा झोए, 1000 रुपए में वो वोट दे करके आए। ये जो डेमोक्रेसी का सूचकांक गिरा है, इसमें मुझे नहीं मालूम है कि जो सर्वे कंपनी है उसने इस बात का सर्वे किया है कि नहीं किया है कि जिस तरह से वोटिंग राइट को कमजोर किया गया, डाइल्यूट किया गया। कौन से राजनीतिक दल है, मैं थोड़ा सा सवाल यह भी उठाना चाहता हूं कि आज नागरिकों के बोध को जो खत्म किया जा रहा है और मताधिकार के बोध को खत्म किया जा रहा है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे याद आता है कांशीराम साहब ने खास करके इस पर बड़ा दिलचस्प बातचीत की थी और उन्होंने इसको बहू बेटी की इज्जत के साथ जोड़ा था। उन्होंने लोगों से कहा कि जो अपनी बहू बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, वो अपने वोट की रक्षा नहीं कर सकते। जो वोट बेचते हैं वो अपनी बहू बेटी की इज्जत बेचते हैं। और आज क्या हो रहा है? जब तक जो विपक्ष के लोग हैं इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये जो बेशर्मों की सरकार है, ये जो पूरे तरीके से झूठ और फरेब की जो सरकार बनी हुई है, इसको एक्सपोज करना और इसे घुटनों के बल बिठाना जरूरी है। राहुल गांधी की जो अभी कैम्ब्रिज में और पार्लियामेंट में बातचीत हो रही है, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि राहुल गांधी जो भी भारत में जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, उसके पूरे बचाने वाले के रूप में राहुल गांधी खड़े हुए। डेमोक्रेसी के रक्षक के रूप में जो दुनिया की तमाम एजेंसी है वो राहुल गांधी को एक उनको विशेषज्ञता दे रही है, एक उनको चिन्हित कर रही है। इसलिए भी ये मुश्किल है बीजेपी के सामने कि राहुल गांधी अगर डेमोक्रेसी को बचाने वाले के रूप में सामने खड़े हो रहे हैं और उसके प्रतिनिधि के रूप में बातचीत कर रहे हैं, तो फिर हम और ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। और इसलिए ये बाजी पलटती हुई दिखाई पड़ रही है। और अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी जब इन सवालों को उठा रहे हैं, उसमें हमारे डेमोक्रेसी की भी रक्षा हो रही है, डेमोक्रेसी भी बच रही है। क्योंकि चुनाव तो आते जाते हैं राजीव जी, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी एक और चुनाव जीत लें, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक संस्थाएं नष्ट हो गई तो क्या होगा? इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन चुनाव जीत रहा है। जरूरत इस बात की है कि संवैधानिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक ढांचा और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का विश्वास सरकार में, डेमोक्रेसी में बचाए रखना जरूरी है। वो राहुल गांधी कैम्ब्रिज में खड़े होकर के, ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर के काम कर रहे हैं और इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उनकी ये भूमिका। जी जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन।